अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। आज सेनेट के इजलास में वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से पेश किए जाने वाला पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। तरमीमी बिल 2023 के मुताबिक सरकारी हैसियत में मुल्की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात की गैर मजाज इंकशाफ पर मुतल्लिका शख्स को 5 साल तक की सख्त सजा होगी। पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ इंकशाफ करने वाले एहलकार के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे फौज की तज़हीक हो या जो फौज को स्कैंडलाइज करने के ज़मरे में आता हो। ऐसा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत की जाएगी और एक्ट के तहत 2 साल तक कैद और जुर्माना भी किया जाएगा। बिल के मतन के मुताबिक इस कानून के मातहत एहलकार सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा, जबकि इस कानून के तहत रिटायर्ड फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफा या बरतरफी के 2 साल बाद तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। आज सेनेट के इजलास में जो तरीक़ेकार अपनाते हुए पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 पेश और मंजूर किया गया, इस पर अरकान असम्बली की जानिब से एहतजाज भी देखने में आया। सेनेट जनाब रजा रब्बानी साहब ने वज़ीर दिफा की जानिब से तरमीमी बिल पेश करने पर एतराज़ उठाते हुए उसको सेनेट के कवायद और ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। Whenever any inconsistency or difficulty arises in the application of these rules, now this is the important part. Any member may, so it has to be a member. And now I take you to Rule 2, which is the definitions. And in Rule 2, member is defined, means a member of the Senate. Minister is defined, means the Prime Minister, a federal minister, or a minister of state. So the Honorable Minister for Defense is a member of the National Assembly. In terms of Rule 263, he is not a member of the Senate. Therefore, he cannot move or give notice under Rule 263 of the rules. पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर रजा रब्बानी साहब ने न सिर्फ कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की जानिब निशानदेही की, बल्कि जिस तरीके से ऐवान बाला से बिल की मंजूरी ली गई, इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए ऐवान से वॉकआउट भी किया। वो तरीक़ाकार अपनाया गया और जिस तरह तमाम के तमाम कवायद और ज़वाबित को बाले ताग रखा गया और कहा गया कि क्योंकि टाइम जो है वो नहीं है और नोटिस नहीं है, जब बिल ही हमें सुबह ऑन द डेस्क मिलेगा तो हाउ कैन द 2-day नोटिस बी अडेयर्ड टू एंड इट इज बीइंग टेकन अप। 3 या 4 बिल पास हुए हैं। ये पार्लियामान की तारीख का स्याह दिन है। इस ब्लाइंड लेजिस्लेशन के खिलाफ मैं टोकन वॉकआउट करता हूं। ऑपोजिशन में बैठे सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी ऐवान की कार्रवाई पर सवाल उठाए और जल्दबाजी में की जाने वाली कानून साजी को ऐवान का तकद्दुस पामाल किए जाने के मुतरादिफ करार दिया। ये जो आज बिल हमें मिले हैं, ये तकरीबन आज ही मिले और ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल हैं। एक आर्मी एक्ट के बारे में है, दूसरा कैंटोनमेंट के बारे में है और तीसरा DHA के बारे में है। मेरी दरख्वास्त ये होगी कि हेस्ट में, हैपहेज़र्ड अंदाज में इस तरह की कानून साजी नहीं होनी चाहिए। हम सब मुहिब वतन हैं, हम सबको आर्मी से मोहब्बत है। जो चीज़ पाकिस्तान की ज़रूरत होगी, जो चीज़ पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत होगी, वो इंशाल्लाह उस पर ये पूरा ईवान एक होगा। लेकिन ईवान की जो प्रोसेस है, ईवान की जो तरीक़ेकार है, उसको वायलेट ना किया जाए। आज जो सूरत हाल नाजरीन हमें सेनेट के इजलास में देखने को मिली, वैसी ही सूरत हाल इससे कबल हमने कौमी असम्बली में जारी मुश्तरका इजलास में देखी, जहां हुकूमत की जानिब से एक ऐसी कानूनी तरमीम पेश की गई जिसके हवाले से खुद हुकूमती इत्तेहादी न सिर्फ बेखबर थे बल्कि शदीद इस्तराब में भी मुब्तला थे। उस वक्त भी सेनेटर रजा रब्बानी साहब की जानिब से हुकूमत की इस हरकत पर शदीद एहतजाज सामने आया था। दूसरी तरफ दुबई में 2 बड़ी जमातों के सरबराहान की अहम बैठक हुई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान होने वाली मुलाकात की दूसरी नशिस्त में अगरचे निगरान वजीर आजम के हवाले से किसी के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका, ताहम
जमहूरी निज़ाम की पुख्तगी के लिए बर वक्त इंतखाब के इनकाद के ऊपर जो है वो इत्तेफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जानिब से माहिर मईशत को बतौर निगरां वज़ीर आज़म तैनात किए जाने पर इसरार सामने आया है, जिसके हवाले से ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब का नाम भी नवाज शरीफ साहब ने ही दिया है। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा और नई कानून साजी के तहत दिए जाने वाले इख्तियारात कितने बासन तरीके से निगरां वज़ीर आज़म निभाएगा, इसका तयन वक्त करेगा। निगरां हुकूमत के इख्तियारात के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 में हुकूमत की जानिब से की जाने वाली तरमीम के हवाले से हमने चंद कानूनी माहिरीन की राय ली कि आया क्या ये कानून साजी मुल्क के लिए मुफीद होगी या नुकसानदेह, इस पर उनकी क्या राय थी, आइए आपको सुनाते हैं। मेरी ओपिनियन में वो बिल जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल है कि जो गवर्नमेंट है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड लोगों की होनी चाहिए, उसकी रूह के खिलाफ है। आइन का जो मैंडेट है या जो आइन की स्पिरिट है वो देखें तो हमारे जो आइन का इब्तदाइया है, जिसको हम दिबाचा भी बोलते हैं, वो ये कहता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है। वो अपने नुमाइंदगान के थ्रू इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं और हाकमियत अल्लाह ताला की ज़ात की है। इस टच स्टोन के ऊपर ये सारी की सारी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है कि जो निगरान हुकूमत है, जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, वो ये मैंडेट इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते बिकॉज वो मैंडेट पीछे से ही ट्रांसफर नहीं हुआ। पाकिस्तान में ट्रांजिशन ऑफ पावर के दरमियान एक केयर टेकर सेटअप बनाया जाता है। उसके लिए आइन जो है उसको किस तरह से बनाया जाएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट उसके लिए प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, और इलेक्शन एक्ट जो है वो उस केयर टेकर सेटअप की जो अख्तियारात हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो उन्होंने ड्यूटीज करनी है, उसके मुतालिक वो वजाहत करता है। केयर टेकर मीन निगरान, डे टू डे अफेयर सिर्फ इलेक्शन कराने, और जबकि पता है ये टाइम कंस्ट्रेंड है, 60 दिन है अगर असेंबली अपना वक्त पूरा करती है, और अगर आप वक्त से पहले असेंबली तहलील करते हैं तो 90 दिन है। तो यानी जब एक वक्त दे दिया है तो इस वक्त में कोई मेजर डिसीजन की तो बात ही कोई नहीं है। निगरान हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि उसका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक न हो और वो गैर जानबदार हो, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है इलेक्शन कराने के लिए, और इसने डे टू डे जो अफेयर्स है वो रन करने होते हैं, इससे ज्यादा इसका मैंडेट नहीं होता। आर्टिकल 224A के तहत केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे आइन में अपना रोल परफॉर्म करती है, और उस रोल को अगर देखा जाए, जो हमारी मुतादिद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ शरीफ जो केस है सबसे सरफहरिस्त है, उस केस में ये चीज़ होल्ड हुई थी कि ये डे टू डे अफेयर्स हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो इट कैन लुक आफ्टर। जो काम पार्लियामेंट ने बैठकर करने हैं, जो बैठकर एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ने करने हैं सोचो विचार के साथ, और एक काबीना पीछे बैठी होगी और रूल्स ऑफ बिजनेस को जब रन कर रहे होंगे, तो यही आइन की मंशा है। और इसी आइन की मंशा को सामने रखते हुए 230 सेक्शन जो है आईनी प्रोविजन और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और हाई कोर्ट्स की जजमेंट को सामने रख के वो कानून बनाया गया था कि डे टू डे अफेयर्स करने। आप अगर हम एक आम शहरी के हवाले से या एक आम ऐसा के तौर पे हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये इससे जो उनके अख्तियारात होने चाहिए जो नॉर्मली होते हैं उससे ज़्यादा है, लेकिन खास हालात में जो है वो ज्यादा अख्तियार उनको दिए जा सकते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है ख्वाजा आसिफ केस में कि इवन वो ट्रांसफर और पोस्टिंग भी नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर, जो बहुत चीज जरूरी हो। तो इस किस्म के अख्तियारात जो है केयर गवर्नमेंट देना कि पॉलिसी में जो एग्रीमेंट जा रहे हैं उन पर कोई फैसला करे। पाकिस्तान के माशी हालात को देखते हुए और IMF के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं और जो पाइपलाइन में मौजूद हैं, उनको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए निगरान वज़ीर आज़म को आर्जी तौर पर अबूरी तौर पर ये इख्तियार दिए गए हैं कि वो इन मुआहदों पर दस्तखत भी कर सकते हैं, तौसीक कर सकते हैं और उसकी मंजूरी भी दे सकते हैं। अब क्योंकि मुल्क एक माशी वो बहरान का शिकार था और इस हुकूमत ने बहुत मुश्किल फैसले किए थे,
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कुछ लोनिंग के लिए, तो उसके लिए शायद नेक्स्ट जो केयर टेकर सेटअप बनेगा, उस सेटअप की मुश्किलात दूर करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी इनको मुआहिदों का जो है वो अख्तियार दिया है। अब यहाँ पर जो सेक्शन 230 के थ्री इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जा रही है, वो तरमीम तो ऑफ कोर्स पार्लियामेंट इख्तियार रखती है किसी भी अपने कानून में तरमीम का, लेकिन उस तरमीम को आपने दो चीज़ों पर देखना है कि क्या वो आइन से मुतसादिम तो नहीं, और क्या इलेक्शन एक्ट की जो अपनी प्रीएम्बल है या जो उसकी स्पिरिट है उसके मुतसादिम तो नहीं। ये जो निगरान सेटअप आए या इसको कोई टेक्नोक्रेट की शक्ल दे दी जाए कि ये वो सारे काम कर सके जो मुंतखब असेंबली है। आपका आइन का दिबाचा भी ये कहता है कि ये जो कुछ आपने रन करना है वो मुंतखब लोगों के जरिए करना है। तो ये तरमीम का जो बेसिक मकसद है वो आइन पाकिस्तान की नफी, दिबाचे की, जजमेंट्स की नफी, और इससे सिर्फ एक काम लिया जाएगा कि निगरान सेटअप कोई भी अगर आ जाएगा तो इलेक्शन ना कराने का बहाना मिल जाएगा कि इख्तियारात तो हैं, इलेक्शन ना करवाए जाए। और जब ये रवायत आप डाल देंगे तो फिर पूरी दुनिया में जमहूरी निजाम का नफी हो जाएगी और मजाक उड़ेगा। इस तरह एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि आप लॉ के जरिए कोई भी किसी गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा अख्तियार दें जो बुनियादी तौर पे आइन की स्पिरिट के खिलाफ होगा। फिर जो ये कहना कि ये सिर्फ हमें इस दौर के लिए चाहिए और इसी टाइम के लिए चाहिए, वो इट मेक्स इट ऑल द मोर डूबियस। मेरी नज़र में इसकी ना तो कोई कानूनी अहमियत है ना आइनी, और ये ज़रूर चैलेंज किया जाएगा इसको। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जब फैसलों को आप देखते हैं, उनका मुतालिया करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद सस्टेन नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये हर तरह आइन और कानून से मुतसादिम है। पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून पास किया है जो सिर्फ इस मौजूदा इंतखाबात तक महदूद रहेगा। आइंदा इंतखाबात से पहले ये जो अबूरी इंतजाम किए गए हैं ये खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे, हज़फ हो जाएंगे, तहलील हो जाएंगे। जो महज़ब दुनिया है या जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें तो केयर टेकर सेटअप का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ये तो सिर्फ इस हमारे मुल्क में जो है इसका कॉन्सेप्ट है। नाज़रीन, माली साल 2023-24 की पहले महीने की जो आउटलुक रिपोर्ट मईशत के हवाले से जारी की गई है, उसमें हुकूमत को नज़र आ रहा है कि रवा माह जो अफरात ज़र की शरह है वो 25 और 27% के दरमियान इसी हद के रेंज में जो है वो रहेगी। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, माहिर मईशत का इस पर ओपिनियन लेंगे और आगे क्या चैलेंजेस हमारी आवाम के लिए माशी सतह पर नज़र आ रहे हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हुकूमत के मईशत और रियासत बचाने और सियासत कुर्बान करने के बुलंदोबांग दावे एक तरफ, मगर हकीकत यह है कि अवाम को रिलीफ देने और गुज़िश्ता हुकूमत की सितम ज़रीफियों से निजात दहिंदा के तौर पर खुद को पेश करने वाली इत्तेहादी हुकूमत ने गरीब अवाम की हड्डियों से गूदा तक निचोड़ लिया है। एक तरफ अवाम मुल्क में जारी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, अनसर्टनिटी है, उसके बायस ज़हनी कर्ब में मुब्तला है, तो दूसरी तरफ आए रोज़ बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा और होशरुबा महंगाई ने उनके मुंह का निवाला तक छीन लिया है। हर गुजरते दिन के साथ अवाम की माशी हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार समेत दीगर वफाकी वज़रा से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के बयानात तो आए रोज़ हम सुनते हैं, लेकिन इसके बरक्स मुल्क के अशारिये इससे मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में तमाम माशी अशारिये मनफी चलने लगे हैं, चाहे तरसीलात ज़र हो, बैरूनी सरमायाकारी, बरामदाद हो या रुपए की कदर और मुल्की माली वसाइल बढ़ने के बजाय ये सब तमाम रिवर्स गियर में चले गए हैं। और वजारत ख़जाना की माहाना जो माशी आउटलुक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक मुल्क में एक साल के दौरान अफराद ज़र की शरह 2 गुना से भी ज़्यादा हुई है। माली साल 2022 के मुकाबले में माली साल 2023 में अफराद ज़र 12.2% से बढ़कर 29.2% तक पहुंच गई, यानी एक साल के दौरान अफरात ज़र 17% इसमें इजाफा हुआ है। माशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का माली खसारा 3,400 अरब रुपए से बढ़कर 4,600 अरब रुपए से जायद हो गया है, जो कि GDP का 5.5%
बनता है। माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की बरामदात में भी खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई और एक साल के अरसे के दौरान मुल्की बरामदात में 14% से ज़ायद की कमी देखने में आई है, जिसके बायस मुल्की बरामदात 32.5 अरब डॉलर्स से कम होकर सिर्फ 28 अरब डॉलर्स तक रह गए हैं। यानी एक साल के अरसे के दौरान मुल्की बरामदात में 4 अरब डॉलर से ज़ायद की कमी वाक़ हुई है। एक साल के अरसे के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में तकरीबन 25% कमी देखने में आई है। माली साल 2022 के मुकाबले में माली साल 2023 में गैर मुल्की सरमायाकारी में 480 मिलियन डॉलर से ज़ायद की कमी वाक़ हुई है। मुल्की बरामदात, गैर मुल्की सरमायाकारी समेत तरसीलात ज़र में भी कमी देखने में आई है। एक साल के अरसे के दौरान तरसीलात ज़र में 13.6% की कमी रिकॉर्ड की गई है। माली साल 2022 के मुकाबले में माली साल 2023 में तरसीलात ज़र में 4.3 अरब डॉलर्स की कमी देखने में आई है। अगर हम बरामदात, गैर मुल्की सरमायाकारी और तरसीलात ज़र का मजमुआ निकालें तो एक साल के अरसे के दौरान पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर जैसी खतीर ज़र मुबादला की रकम का नुकसान हुआ है। जबकि ये बात जहन में रखें कि हुकूमत महज 1.2 अरब डॉलर्स के लिए IMF के कदमों में बैठी रही और अगर हुकूमत ने मुल्की मईशत में बेहतरी की जानिब आते साथ ही तवज्जो दी होती, प्रायोरिटी सेट की गई होती तो ना सिर्फ पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर्स के नुकसान से बचाया जा सकता था बल्कि IMF की कड़ी शराइत से अवाम को भी बचाया जा सकता था। IMF के इस मुआहदे के बायस हाल ही में हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद बिजली के बुनियादी टैरिफ की कीमत बमा टैक्स 50 रुपये 41 पैसे तक पहुंच गई है। पावर डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की नई कीमतों का इतलाक रवा माह से ही नाफिजुल अमल होगा। दूसरी जानिब नेपरा की जानिब से जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में डिस्को सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपये 81 पैसे का इजाफा भी सामने आया है। अवाम की दिन ब दिन ये बिगड़ती जो माशी सूरत है और मजीद अवाम को किस चीज़ के लिए अपने आप को गेयरअप करना है, अपने आप को तैयार करना है, इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर खाकान नजीब साहब। आप फॉर्मर एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और सीनियर माहिर माशियात। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे आउटलुक रिपोर्ट पे तो ज़रूर कमेंट्स लूँगी, लेकिन उससे पहले ये जो गुज़िश्ता रोज़ लेजिस्लेशन और जिस तरह से स्पीडली लेजिस्लेशंस की जा रही हैं, इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट बिल 2023 जो है वो मंजूर हो चुका है। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया और ये बोल के कि वो जो एग्जिस्टिंग हमारी जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ उसकी कंप्लीशन के लिए, उसकी कंटिन्यूएशन के लिए, उसकी कंक्लूजन के लिए उनको सिर्फ ये इख्तियार दिया गया और उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ इंश्योर करेंगे ये कंटिन्यूटी को। क्या ऐसा ही हुआ है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, अगर हम ये समझें कि इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं केयर टेकर का टाइम, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम इसलिए है कि पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम में है। अलीना, ये जो टाइम पाकिस्तान अब गुजारने जा रहा है अगले 9 माह का इंक्लूडिंग जुलाई, ये एक बहुत ही यूजुअल टाइम है। नॉर्मली IMF के जो प्रोग्राम्स हैं वो आते हैं जब कोई भी हुकूमत, और बेशतर ममालिक में मैंने यही देखा है, जब हुकूमत आ रही हो, एक नया साइकिल पॉलिटिकल शुरू हो रहा हो। अब एक हुकूमत ने साइन किया है, केयर टेकर्स ने सितंबर 30 तक के जो अहदाफ हैं वो मीट करवाने हैं, दे हैव टू इंश्योर, और इसमें बहुत सारे अहदाफ होते हैं। टारगेट्स हैं, इंडिकेटिव टारगेट्स भी होते हैं, क्वांटिटेटिव टारगेट्स भी होते हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं जो कंटिन्यूस। अब आप सोचिए कि 30 सितंबर तक, यानी कि तकरीबन उनके पास 1 महीना 20 दिन है, उन्हें कुछ इंश्योर करना है कि जो आपके लोन्स हैं वो आते रहें, बायलैटरल भी, मल्टीलैटरल भी, कमर्शियल बैंक से भी, इसलिए कि आप फंडिंग के बगैर चल नहीं सकते। अभी जो 1 हफ्ता खत्म हुआ है, मैं उसमें अभी देख रहा था आपके प्रोग्राम में आने से पहले, और जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उन्होंने 541 मिलियन डॉलर का ड्रॉप किया है 1 हफ्ते में, जो 21 जुलाई को खत्म हुआ, और हमारे ज़खायर जो 8.7 बिलियन पे चले गए थे वो वापस 8.2 बिलियन पे आ गए। कहने का मकसद ये है कि दैट इज द काइंड ऑफ जिसे कहेंगे फंडिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अलाइव, और ये फंडिंग जिन जगहों से आनी है, इस लेजिस्लेशन में पहली प्रोविजन उन्हीं की है कि मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। अलीना, मैंने 2 गवर्नमेंट
सो दे डोंट पुश एनीथिंग बिकॉज वो समझते हैं कि ये उनका काम नहीं है। अब आपने उनको एक काम असाइन कर दिया कि नहीं, जो मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल्स के साथ काम चल रहे हैं इनको पाए तकमील तक पहुंचाइए। सो आई थिंक दिस इज हेल्पफुल वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। जो बाकी चीजें हैं आई एम नॉट श्योर, आई थिंक वो ज्यादा जुमरे में आती हैं। 3 और चीजें हुई हैं जिनकी एम्पावरमेंट है। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर जो कुछ चीजें हैं, एक इंटर गवर्नमेंटल हमारा कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट है, उसके जो जिमन में काम है, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस। बिल्कुल। सो अब प्राइवेटाइजेशन से शुरू करें, आई थिंक इसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक जो हमने दिहाइयों में प्राइवेटाइज नहीं किया, हम 2 माह में इतना बोझ शायद केयर टेकर्स पे अगर ना डालें तो अच्छा है। माय व्यू इज कि बाकी कोई SIFC जो काउंसिल बनी है उसके अंडर आई थिंक कि अगर आपने एक चीज को आप समझें कि स्ट्रीमलाइन किया हुआ है तो कोई चीजें उसके अंडर आती हैं और कोई इंटर गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन है, जैसे हमने बर्थ सब KPT के, सो ये काम हो सकते हैं। बट आई थिंक मेनली मल्टीलैटरल और बायलैटरल का काम, और जो बाकी चीजें हैं वो लेट्स सी कि उस पे कितना मूव होता है। बट डॉक्टर साहब पाकिस्तान कभी क्या कोई ऐसी सूरत हाल में रहा है, ऐसी सिचुएशन में रहा है जहां पर किसी भी एक रनिंग IMF प्रोग्राम के साथ केयर टेकर सेटअप को डील करना पड़ा हुआ हो? 1993 मोइन कुरैशी ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होते हुए एक साइन किया था IMF का प्रोग्राम, और उसके आने वाली हुकूमत ने उस प्रोग्राम को फिर मेरा ख्याल है EFF में तब्दील करके स्टैंड बाय को आगे लेके गई थी। आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम। तो उसके बाद फिर यानी कि लेजिस्लेशन होके इनसे रोल ले लिया गया था, क्योंकि अभी जो इख्तियार दिया गया उस वक्त कैसे था? आई थिंक आई एम नॉट इवन श्योर कि सो क्या इख्तियार था। लेट्स से कि पहले देख लेते हैं कि जो जरूरी काम है वो आपको करने हैं डे टू डे रिलेटेड। इसमें ये इख्तियार दिया गया है कि जो एग्रीमेंट्स हैं नए बायलैटरल और मल्टीलैटरल वो आप कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग है। एक बात इंपॉर्टेंट है लीना इसमें सोचने वाली, ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल जाके नए काम करें। जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जैसे एग्जिस्टिंग IMF का एग्रीमेंट है आप उसको आगे चलाएं। कुछ लोन है हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ और AIIB के साथ जो मैच्योर होने वाला है, उसका बोर्ड आने वाला है, तो उसको आप साइन कर सकते हैं। सो आई थिंक ये इख्तियार दिया गया है। सो इस पे आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर व्यू कि ये अच्छा है या बुरा है, बट आई थिंक कि करने से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और उनको थोड़ी सी आप कहेंगे एम्पावरमेंट भी मिल गई है कि उन्होंने ये काम करना है। तो आप केयर टेकर भी ऐसे ही लाएंगे जो इन लाइन हो टू हैंडलिंग द IMF प्रोग्राम, इन लाइन हो टू हैंडलिंग जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त आ रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए। आई थिंक इसको इस तनाजुल में देखना चाहिए। और ये जो एक डिबेट है डॉक्टर साहब, आपका इस पे कमेंट भी जरूर चाहूंगी कि एक जो ये डिबेट है कि सियासतदान होने चाहिए, निगरां वजीर आजम या इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, आपका क्या व्यू है इस पे? देखिए मेरा व्यू इस वक्त यह है कि वो लोग इस वक्त ज़रूर एटलीस्ट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो एनर्जी मिनिस्ट्री है, और अगर प्राइवेटाइजेशन को लेके चलना है और अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है, ये जो की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं इसमें ज़रूर कुछ ऐसे लोगों को आपको लाना पड़ेगा जो कि इन प्रोग्राम्स को आगे चला सकें, जो इन प्रोग्राम्स को समझते हों, जो फंड का प्रोग्राम समझते हों, जो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लेंडिंग समझते हों, और इसको आगे लेके चल सकें। तो एक तो मेरा आई थिंक मेरा ये व्यू है। बाकी जहाँ तक वजीर आजम का ताल्लुक है वो तो सवाबदीद है, ऑपोजिशन लीडर और जो गवर्नमेंट इन पावर है, तो आई थिंक वी लीव इट टू देम। राइट, बट डॉक्टर साहब IMF का जो एक मेजर कंसर्न सामने आया था और जो हमारी माशी टीम भी जो उनसे मुलाकात उन्होंने की थी, तो यही बात सरफेस की कि IMF का एक कंसर्न था और वो था टाइमली इलेक्शंस इन पाकिस्तान। आपको लगता है ये जो एक तासुर है कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं और केयर टेकर शायद वो एक लंबे एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए लेकर आया जा रहा है, किसी भी सूरत हाल में इलेक्शंस अगर डिले होते हैं तो हमारा प्रोग्राम इफेक्ट होगा IMF के साथ? सो प्रोग्राम कैसे स्ट्रक्चर्ड है, ये आपने अच्छी बात पूछी, तो लेट्स थिंक अबाउट इट। राइट, ये कि 30 सितंबर के टारगेट्स पे आपका पहला रिव्यू है जो नवंबर में होना है। सो आई एम गोइंग टू गो ऑन अ लिम्ब एंड से कि ये रिव्यू केयर टेकर्स शायद नहीं कराएंगे, IMF शायद वो रिव्यू जो है थोड़ा सा अगर डिले भी करना पड़ा 15 नवंबर से
आगे भी जाना पड़ा, अगर पहले 2 वीक्स में नहीं भी होता, तो दैट रिव्यू विल बी डन विद द नेक्स्ट गवर्नमेंट। अब आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस रिव्यू में अहदाफ तय होंगे आगे चलने के, और वो आई थिंक अगर तो गवर्नमेंट आ रही होगी नई, तो फिर फंड वुड वांट कि वो उसी गवर्नमेंट के साथ तय किए जाएं, ताकि दिसंबर के टारगेट्स, मार्च के टारगेट्स जो हैं वो उन्हीं के साथ लेके चला जाए। दिस टाइमिंग इज एक्चुअली सो क्रूशल, और ये हम इतने फाइनली बैलेंस्ड हैं टाइम वाइज। एक तो केयर टेकर्स को क्या काम करना है, फिर आने वाली हुकूमत जैसे ही आएगी उसको जो रिव्यू है आईएमएफ के साथ सेकंड, उसकी कंप्लीशन में लेके जाना है, और जो केयर टेकर्स ने काम किया होगा वो शोकेस करना है। सो आई थिंक दैट इज हाउ इट विल वर्क अगर इलेक्शन टाइम पे होते हैं। राइट, और आपने लाइक यू सेड कि टाइमिंग इज़ वेरी क्रूशल। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये आउटलुक रिपोर्ट के हवाले से जो जारी की गई है जुलाई 2023 के हवाले से, इसमें कहा गया कि और ऑल्दो कि ये एडमिट भी कर रही है मौजूदा हुकूमत के एक चैलेंजिंग फिस्कल ईयर से ये नबर्द आजमा इनको निमटना पड़ा, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि फिस्कल और करंट अकाउंट बैलेंस में इम्प्रूवमेंट्स नजर आई हैं, एंड दिस इज ड्यू टू द स्टर्न एक्शंस दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, और जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे जिसने पाकिस्तान की मईशत को सस्टेनेबल पाथ की तरफ जो है वो डायरेक्ट कर दिया, उसकी तरफ लेकर आए हैं मुल्क को। आपको लगता है कि हम सस्टेनेबल एक जोन में जा चुकी है हमारे मुल्क की मईशत? अलीना, आई थिंक द ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन इज कि पाकिस्तान का जो पिछला साल गुजरा है वो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन चैलेंजिंग था। पाकिस्तान की अफरात-ए-ज़र 30% के करीब थी, पाकिस्तान की शरह नमू नेगेटिव थी, पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो डेटा जुलाई टू मई का है 10% सुकड़ रही थी, पाकिस्तान का जो फिस्कल का खसारा था वो अगेन वही 7 और 8% पे था। सो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये साल जो है बहुत चैलेंजिंग था। पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो थी वो नीचे आ रही थी, पाकिस्तान की करेंसी पे बोझ रहा है। सो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन द मैक्रो नंबर्स वर नॉट गुड। अब बात यह है कि ये सारा कुछ जो है, क्योंकि आप मुझे जानती भी हैं और सुनती भी रही हैं और बात भी करती रही हैं, कि मैंने कहा था कि अगर फंड हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। फंड अगर नवंबर में हो गया होता तो ये ईयर शायद इतना चैलेंजिंग ना होता, आप बहुत चीजों को रिट्रीव कर गए होते। आप ये देखिए कि जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम हुआ तो हमारे जो 4.4 अरब डॉलर के रिजर्व से वो 8.5 अरब डॉलर को क्रॉस करके लिटरली वी वेंट डबल ऑन द रिजर्व्स as soon as the fund program happened. So एक तो बात यह है कि हमें हमेशा याद रखना है कि इस डिले ने भी हमें बहुत मुश्किल में ही रखा। अब हमें वो काम करने हैं अगले साल में। अगला साल आसान नहीं है। सो लेट्स एक तो अब हमने डिसाइड कर लिया, रिपोर्ट भी यही कह रही है, मेरे सामने वो नंबर्स भी खुले हुए हैं कि एक चैलेंजिंग साल था बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। एफडीआई आपकी डाउन थी, आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव थी। बट डॉक्टर साहब, can they take cover of the global scenario, global financial conditions का बार बार हवाला दिया जाता है, इमर्जिंग इकोनॉमीज की स्टेट का बताया जाता है कि जी तमाम इमर्जिंग इकोनॉमीज इस वक्त जो है वो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज चैलेंजेस फेस कर रही हैं, उसका कवर क्या लिया जा सकता है? क्योंकि कुछ इकदाम तो हमारे एंड पे भी आप जिस तरह मेंशन कर रहे हैं डिलेज थे, हम आईएमएफ की तरफ जाना नहीं चाह रहे थे, हम बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो कुछ तो इकदाम हमने भी किए जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। देखिए, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो हैं बाय ऑल मींस, स्पेशली जब यूक्रेन वॉर आई है तो एक ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल आया है, उसने सारे ममालिक को अफेक्ट किया, ये बात दुरुस्त है। पर उसके साथ साथ दुनिया भर में चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही थी तो जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स थे वो टाइटनिंग कर रहे थे, तो हमारी रसाई और मुश्किल हो रही थी टू फंड्स अब्रॉड। तो अलीना, जब काम ज्यादा मुश्किल हो तो रिस्पांस उतना ही स्ट्रांग आना चाहिए, और चूंकि हमने वो शायद रिस्पांस नहीं दिया चीजों पे, वो ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं लिए, हमने रुपए की कदर को उस तरह नहीं मैनेज किया, हमने एक्सपेंडिचर के वो रिफॉर्म नहीं किए, तो शायद आपको इस वीकनेस से बेहतर सूरत हाल में ला सकते थे। एंड अगेन एंगेजमेंट विद द मल्टीलैटरल्स। अब जहां खड़े हैं अगला साल भी अलीना, द थिंग is not going to be easy. पाकिस्तान ने 28 अरब डॉलर जमा करने हैं इस साल में।
ये IMF की अम्ब्रेला के बगैर नहीं हो पाएंगे। एक बात, ठीक है, पाकिस्तान ने मल्टीलैटरल से, बायलैटरल से, कमर्शियल से ये सारे अपने डेट को संभालना है, डेट की रीप्रोफाइलिंग करनी है, इस पे काम कीजिए। पाकिस्तान के जो 30 सितंबर का रिव्यू है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने मेक श्योर करना है कि दोज नंबर्स आर मेट, दोज टारगेट्स आर मेट, दोज बेंचमार्क्स आर मेट, सो दैट IMF को आप कोई रूम ना दें ये कहने का कि ये चीजें जो हैं आपकी पूरी नहीं हुई और हम डिले कर देते हैं। वन डिले वुड बी टू कॉस्टली, आई मीन यू कांट इवन अफोर्ड दैट। सो अब उसकी तरफ देखें और इसके साथ साथ ये भी देखें कि पाकिस्तान की मईशत के जो फंडामेंटल इश्यूज हैं नवंबर में जो गवर्नमेंट ने आना है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो गैस सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, चाहे वो हमारे टैक्स रिफॉर्म हो, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म हो, आखिर अब इन चीजों को ठीक तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो सिलसिला चलेगा नहीं। बिल्कुल, और ऐसे आप पिछली हुकूमतों पे भी मलबा नहीं डाला जा सकता। अब जो काम करने हैं और जो आपने जिस तरह मेंशन किया फंडामेंटल्स और स्ट्रक्चरल जो हमारे इश्यूज है, कोर इश्यूज हैं इकोनॉमी के, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, उसके लिए इकदाम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल से पहले मैं चाहूंगी कि आज वजीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये कर्जों के हवाले से और जो हुकूमतें कर्जे लेती हैं, वो हैरान कौन बात क्या थी, वो पहले मैं सुनवा देती हूँ, उस पर फिर आपका कॉमेंट लूंगी। पुराने 1980 से कुछ कर्जे थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर सिंध हुकूमत के, उसको भी राइट ऑफ करने के लिए सिंध कैबिनेट ने मंजूरी दी। कुछ लोगों ने कर्जे लिए हुए थे, इनफरादी लोगों ने, फिर कैबिनेट ने कहा नहीं जी उनको माफ इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो इंडिविजुअल्स हैं। जो हुकूमतों के लोन थे उसको माफ किया गया है। उसका मकसद सिर्फ ये है गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसको स्मूथली आगे लेकर जा सकें। डॉक्टर साहब, आई होप दैट यू हर्ड हिम। शर्जील इनाम मेमन साहब सिंध हुकूमत के और सिंध के वजीर इत्तलात हैं, वो कह रहे हैं कि 1980 से लेकर अब तक के जितने भी कर्जे लिए गए हैं हुकूमतों की जानिब से, उनको राइट ऑफ किया गया है और कैबिनेट की तरफ से ये अप्रूवल आ चुकी है। इनफरादी लोगों के हवाले से भी कर्जे जो उन्होंने लिए हुए थे उसके हवाले से भी रिक्वेस्ट गई थी जो कि कैबिनेट ने रिफ्यूज़ कर दी। लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं हुकूमत की वर्किंग को स्मूथली आगे लेकर जाने के लिए ये कर्जे हुकूमतों के लोन्स को माफ़ किया गया है। कोई कर सकते हैं इस तरह से, हुकूमत और कैबिनेट इस तरह की अप्रूवल दे सकती है जो हुकूमतों ने लोन्स लिया होता है उसको राइट ऑफ करने का? अलीना, लेट्स रीड दी डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली कि उसमें क्या लिखा है। मेरा ख्याल है ये कोई इंटर डिपार्टमेंटल लोन्स की बात कर रहे हैं जिसको उन्होंने किसी तरह हैंडल किया है। आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसा है कि शायद डिपार्टमेंट्स की ही बात कर रहे थे वो आज के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने जो लोन्स लिया हुआ है उन्हीं कर्जों को माफ करने के हवाले से। तो आई थिंक ये कोई इंटर डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल जिसे कहेंगे मैन्यूवरिंग हुई होगी जिसके साथ ये किया होगा। सो लेट्स रीड दी डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली कि वो क्या है और उसकी क्वांटम भी देखना पड़ेगा ना। अगर इफ इट दीज आर स्मॉल अमाउंट्स तो शायद इनको हैंडल किया जा सकता है। सो कोई ऐसी चीज़ कि हम एक कैश डेवलपमेंट लोन्स देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो उसको माफ तो करना नहीं कहते बट उसको फिर हम इक्विटी में चेंज कर देते हैं। सो देयर आर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जिसे कहेंगे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स दैट वी टाइम टू टाइम डू। सो मे बी इट्स समथिंग लाइक दैट। इसको एग्जैक्टली देख लेंगे कि क्या। बट डॉक्टर साहब, डज दिस रेज एनी अलार्म? मतलब ये कंसर्निंग एक बात लगती है कि कर्जा लेकर उसको फिर माफ कर दिया जाए या कोई चेक एंड बैलेंस का ना होने का एक तासुर जो है इससे पैदा होगा? नहीं, आई थिंक देखें ये जो होता है ना कर्जा जो कि रुपए का होता है, ये तो एक परपेचुअली हम वी गो ऑन विद इट। सो आई डोंट थिंक कि हम रुपए की किसी भी डेट को किसी जो गवर्नमेंट की गारंटीज खड़ी की हुई हैं, जो गवर्नमेंट की डायरेक्ट बोरोइंग है, इसमें कोई ऐसी कभी भी बात करने जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, फॉर्मर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस वक्त हमसे बात करते थे जिन्होंने कहा अगला साल हमारे लिए, हमारी मुल्क की मईशत के लिए और नेचुरली मईशत से जुड़ी और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी पॉलिसीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस जो बेयर कर रही होती है मुल्क की अवाम, उसके लिए आसान नहीं होगा। कुछ इक़दामात हमारे हुकूमत के भी करने के हैं और जो एक हमने देखा कि एक साल कबल
जब ये हुकूमत में आए, अवाम के लिए रिलीफ की बात की गई और 15 माह गुजरने के बाद अब जब अगले माह असेंबली की मुद्दत मुकम्मल होगी, चाहे वो कबल अज़ वक्त हो चाहे अपने वक्त पर हो, और फिर एक केयर टेकर सेटअप आएगा, इक़दामात और पॉलिसीज़ और डिसीशंस क्या होंगे और उसके अवाम के ऊपर उन पॉलिसी डिसीशंस के असरात क्या होंगे, ये हर गुजरते दिन के साथ पता लगता रहेगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की उबूरी हुकूमत के क़याम के नतीजे में TTP मजबूत हुई है, जिसके बायस TTP की जानिब से सरहद पार पाकिस्तान में हमले करने की इस्तिताअत में इजाफा हुआ है। अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि दीगर बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदियों से बचने के लिए TTP का नाम इस्तेमाल कर रही हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि जून में पाकिस्तान की दरख्वास्त पर चंद TTP के जंगजुओं को पाक अफगान सरहद से दूर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। 2 रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले खैबर के इलाके जमरूद में थाना अली मस्जिद की हदूद में एक खुदकुश बमबार ने खुद को मस्जिद के अंदर धमाके से उड़ा दिया। खुदकुश धमाके के नतीजे में एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद, जबकि 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल के आगाज से ही आपको पता है उठने वाली जो दहशतगर्दी की लहर है, इसने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने निशाने पर ले रखा है। पुलिस स्टेशनों पर बाकायदगी से हमले हो रहे हैं और बिलखुसूस पुलिस एहलकारों को घात लगाकर निशाना बनाया जा रहा है। 18 जुलाई को हयाताबाद के मकाम पर खुदकुश हमला आवर ने FC की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में FC के 8 एहलकार जख्मी हुए। इस वाक़े के एक दिन बाद यानी 19 जुलाई को दहशतगर्दों की जानिब से पेशावर में थाने रेगी के एहलकारों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। 21 जुलाई को तहसील बाड़ा में एक खुदकुश हमला हुआ, जिसके बायस 3 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 11 अफराद जख्मी हुए। दहशतगर्दों की इन सफाकाना कार्रवाइयों से जहां एक जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे और मासूम शहरी महफूज नहीं, वहीं इबादत गाहें भी उनके निशाने पर हैं। गोया जो दहशतगर्दों की जानिब से 30 जनवरी को पुलिस लाइन्स में वाक़े मस्जिद में खुदकुश धमाका किया गया, जिसके नतीजे में 150 से ज़ायद अफराद शहीद जबकि उतने ही जख्मी हुए। 30 मार्च को लकी मरवत में पुलिस स्टेशन पर हमले के नतीजे में DSP समेत 4 एहलकार शहीद हुए। 24 अप्रैल को सवात के इलाके कबल में दहशतगर्दों की जानिब से जो CTD की इमारत है उसको मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया, उस पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 17 अफराद शहीद जबकि 50 अफराद जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों की जानिब से 4 मई को ज़िला कुर्रम में स्कूल में फायरिंग करके 5 असातिज़ा समेत 8 अफराद को शहीद कर दिया गया। गर्ज ये कि दहशतगर्दों की जानिब से हर तबके ज़िंदगी को निशाना बनाया जा रहा है। हम आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक रवा साल खैबर पख्तूनख्वा में अब तक दहशतगर्दी के रूनुमा होने वाले वाक़यात के नतीजे में 175 सिक्योरिटी फोर्सेस जबकि 30 के करीब आम शहरी शहीद हो चुके हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद रवा साल के पहले 6 माह में होने वाली ये सबसे ज़्यादा शहादतें बताई जा रही हैं। दूसरी जानिब पुलिस अफसरान वसाइल और इनफरादी कुव्वत में कमी का शिकवा करते हुए नजर आते हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि जो असला दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल है वो उनके पास मौजूद असले से कहीं ज़्यादा जदीद है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब। आप खैबर पख्तूनख्वा के मामलात और अफगान उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने की। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से कि ये जो हालिया रिपोर्ट आई है UN सिक्योरिटी काउंसिल की और जो कि ग्लोबल ऑपरेशंस ऑफ अल कायदा इन इस्लामिक स्टेट बाय द एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम है UNSC की, उसने जो ये इंकिशाफ किया है और बताया है कि तहरीक तालिबान जब से अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का क़याम हुआ है उसके बाद से ये मजबूत हुई है और इसी के नतीजे में क्रॉस बॉर्डर ये जो लहर नज़र आ रही है, हमले नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये हुए हैं। आपका क्या इनिशियल इस पे तबसरा है इस रिपोर्ट पे? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। इसमें रिपोर्ट के उसका कुछ हिस्सा मैंने भी पढ़ा है
उसमें एक और बात जो लंबी रिपोर्ट है, तो उसमें एक और जो खदशे का इजहार है कि जो अलकायदा का बरसगीर वाला ब्रांच है, शायद वो टीटीपी के साथ उनका इंज़माम हो जाए, कलअदम टीटीपी के साथ, और उनकी रहनुमाई भी वो कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक आपने काफ़ी उसका बता भी दिया। तो बहरहाल रिपोर्ट में कुछ चीज़ें जो हैं, एक तो ये बात कि जब से अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनी है तालिबान की, इस्लामी इमारत की कह सकते हैं, तो एक हौसला तो टीटीपी को मिला है, क्योंकि उनका ये ख्याल है अब शायद कि अगर अफ़गानिस्तान में जंग के बाद उनकी हुकूमत कायम हो सकती है अफ़गान तालिबान की, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। तो ये एक है। दूसरी बात यह है जो कि इजाफा क्यों हुआ है, और इसमें देखो ना कि रियाद खत्म नहीं हुई, और आपको याद होगा कि नवंबर में उन्होंने जो सीज फायर था, जंगबंदी, वो ख़त्म कर दिया। फिर नई हुकूमत और नई सियासी क़यादत का जो फैसला है कि मुज़ाकरात मज़ीद नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात के नताइज सामने नहीं आए। तो एक, और फिर ये जो ऑपरेशन शुरू किए गए हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ये बड़ा इसलिए बड़ा चैलेंज है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का कि अब आपको अपना दुश्मन मालूम नहीं है कि वो कहाँ है। पहले तो चलो वो उनका कंट्रोल था कबायली इलाकों में, और उस पर वहाँ पर ऑपरेशन हुए 2008 से बाजबर से शुरू करके 2014 तक, तो वो तो अब बड़ा मुश्किल है। तो और आपने खुद कहा कि जी उनके पास सब असलहा भी है, उनकी तरबियत भी है, अब सबसे उनके पास इंसानी वसाइल भी बहुत हैं। आपने उसका जिक्र किया, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में, फिर आप जॉब का करें कि ग्रुप में 5 लोग आते हैं, और पाकिस्तानी यहाँ सिक्योरिटी इदारों का ख्याल है कि 3 उसमें अफगानिस्तान से आए थे। अब हमारे लिए चैलेंजेस भी है कि पाकिस्तान के अंदर अगर होता है ना कोई भी कार्रवाई होती है, तो हमें भी देखना है कि अगर आपका दुश्मन इतना मजबूत है और उसके पास असलहा भी है, उनकी तरबियत भी निस्बतन ज़्यादा है, उनके पास इंसानी वसाइल भी है, उनको ये भी मालूम है कि वो किस रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं, रेकी भी कर सकते हैं, लोग भी तैयार कर सकते हैं, खुदकुश जैकेट भी वो कि अब इनका मुकाबला आपने कैसे करना है। अगर पेशावर में हमला होता है तो टेक्निकली तो फिर हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम उसको रोके। सर, तो और ताहिर साहब, यही बात जो पुलिस की जानिब से भी ये जो वसाइल के हवाले से हमेशा से एक शिकायत सामने आई है, ये किस हद तक एड्रेस होने की जरूरत है, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। और आपको एक और बात ये कि लगता है कि मुल्क में इस वक्त जो अदम इस्तेहकाम है, चाहे वो सियासी फ्रंट पे हो, चाहे वो माशी फ्रंट पे हो, उसका भी भरपूर फायदा उठाया जाएगा एक थर्ड फोर्स की जानिब से। इसका बिल्कुल ये मेरा पॉइंट भी था, लेकिन चलो आपने खुद बता दी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आपको याद होगा, आपने जिक्र किया ना 30 जनवरी को पेशावर के मस्जिद पे हमले की, पुलिस लाइन की। उसके बाद आपको याद होगा कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था पेशावर में, बिल्कुल। और तहरीक इंसाफ उसमें नहीं गई थी, और फिर जब उसमें नहीं गई तलखी पैदा हो गई थी, क्योंकि वजीर आजम का वहां जो बयान था वो भी मेरी नजर में मुनासिब नहीं था। सियासत, बिल्कुल जमहूरी मुल्क है हमारा, सियासत होनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन जब इस मुश्किल का सामना है पाकिस्तान को, तो फिर तो आपने इख्तिलाफात जिस तरह 2014 के हमले के बाद, तो फिर उसमें सारे इकट्ठे हो गए थे। मुझे याद है एपेक्स कमेटी में ताहिर साहब उनको मदऊ किया गया था तहरीक इंसाफ को। वही कह रहा हूं ना, और नहीं कि जब माहौल तो बनाना पड़ता है ना, कुछ न कुछ चीजों के लिए आपने सियासत को मैंने जिस तरह का दूर रखना है। तो उसके बाद जब पेशावर एपेक्स कमेटी में ये लोग नहीं गए, तो फिर उस वजह से फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो सकी। तो बिल्कुल आप मैं इत्तेफाक करता हूं कि अब चूंकि मुश्किल है, अब इंतखाबात भी आने वाले हैं, और उनकी टीटीपी की तो पॉलिसी है कि वो टारगेट करेंगे। और इंतखाबात के लिहाज से ये एक बात जो आपकी भी नजर से गुजरा होगा, जो लोकल काउंसिल के जो बाई इलेक्शंस है उसको जो मुलतवी किया गया, ये कल का नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन का सामने आया है, इन नशिस्तों पर अब इंतखाबात तब तक मुलतवी किए गए जब तक हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं आ जाते। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं कोई आसार ऐसे नजर आ रहे हैं, और हमारी स्ट्रैटेजी को देखते हुए जहां पर हम उनको काउंटर क्लियरली नहीं कर पा रहे, हालात नॉर्मल होते हुए दिखाई देंगे? यही तो मैंने कहा, नहीं अभी खदशात बिल्कुल हैं, क्योंकि जब रियासत के खिलाफ इन ग्रुप्स की मतलब है कि उनकी जंग जारी है, और हमारी पॉलिसी है कि हमने मुज़ाकरात ही नहीं करने, तो अब एक जंग है ना। लेकिन अगर उनके पास इतनी तरबियत, इतना असलहा, इतने लोग खुदकुश हमलावर तैयार करना,
और फिर यहाँ पर सियासी अदम इस्तेहकाम और फिर वसाइल की जो बात हुई 30 जनवरी के बाद, तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साबिक सरबराह ने तो कहा था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब मसला ये है कि अब अगर उनके पास असलहा आ गया है, फिर आपको याद हो कि इस खैबर ताज़ा हमलों से पहले अगर आप लकी मरवत का देखें, आप बन्नू का देखें, तो वो इतने ज़्यादा होशियार थे कि एक दूर दराज के उस पर हमला करे पुलिस स्टेशन पे रात के 2 बजे 3 बजे, और फिर उनको पता था कि इसके लिए लोग आएंगे, तो फौज भी आएगी और पुलिस भी आएंगी, तो उसको रास्ते में टारगेट करना। काफी वाकयात इस तरह हुए हैं क्योंकि उनके पास रात को देखने वाला वो भी मौजूद है। तो लिहाजा इन चैलेंजेस तो है, अब आपने तो काउंटर तो करना है ना। अब हमने बाढ़ भी लगाई है, लेकिन लगता है कि शायद वो इतना मुअस्सर नहीं रहा, क्योंकि ये जो आने जाने के रास्ते हैं ये अब से नहीं है, ये तो 40 साल मतलब कि लड़ाइयाँ हुई है। जब 79 में रूसी आ गए थे अफगानिस्तान में, उस वक्त से आना जाना है, तो हर एक को पता है कि कहां से मैंने जाना है। फिर बाढ़ काफी सारी खत्म हो गई है जब सैलाब आया था बलूचिस्तान में गुज़िश्ता साल। अब जब पाकिस्तान बाढ़ बनाता है तो उधर से अफगान तालिबान उसको नहीं छोड़ते। तो इन तमाम चीजों को देख करके एक तो सियासी एक मौक़िफ़ सबने अपनाना है, क्योंकि इंतखाबात में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेना है। तो अगर हिस्सा लेना है, और फिर जब 2 हफ्ते पहले जब टीटीपी ने अमीर मुकाम को उन्होंने क्लेम किया कि हमने उस पर हमला किया था, जिसमें वो, तो लिहाजा मुश्किल हालत है। मुश्किल हालत में अपने पॉलिसियों को भी देखना है, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को भी। ये देखो ना, हम सहाबत में बददियानत करेंगे, बददियानत ही करेंगे अगर हम ये बात ना करें कि भाई अगर पेशावर में हमला है, कराची पुलिस दफ्तर पे हमला हुआ, लोग कहां से आते हैं, कैसे वहां पहुंचते हैं, तो ये तो फिर जिम्मेदारी हमारी भी बनती है ना। बिल्कुल पाकिस्तान का गिला शिकवा अफगान तालिबान से जरूर है, और आपने रिपोर्ट में भी कहा, हमारी आपने कहा कि जिम्मेदारी बनती है, और हम इस बात से कतई इनकारी नहीं है कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है और जो शहादतें वो नोश कर रहे हैं, उनको भी सलाम है। जिस तरह से वो एक बिल्कुल ही एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इनका मुकाबला जिस तरह से कर रहे हैं, और जो आपने जिस तरह मेंशन किया कि वसाइल की कमी के बावजूद, बट निगरां, लास्ट मेरा सवाल ताहिर खान साहब, निगरां हुकूमत है वहां पर, उनके ऊपर ऑब्वियसली एक सियासी एलिगेशंस भी बहुत आ रही हैं दीगर सियासी जमातों के हवाले से, और उनके रोल को भी क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ऐसे में आपको लगता है वो फैक्टर भी बहुत, मतलब कि एक वीक या कमजोर जो है वो तासुर एक जा रहा है, या वल्नरेबल होने का, उसका भी एडवांटेज जरूर उठाया जा रहा है? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। बल्कि आपने तो कहा कि निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, वहां तो लोग कहते हैं कि वहां तो हुकूमत ही नहीं है। तो जब सूरत-ए-हाल या पूरी हुकूमत का चार्ज जो है वो गवर्नर साहब के हवाले हो चुका है, ये भी एलिगेशंस। बिल्कुल, ये भी आम बहस है। और आप देखें ना, आपको वज़ीर आला कैबिनेट सिर्फ काबीना के इजलास में वो नजर आ जाते हैं, वरना तो नहीं नजर आते। या अगर वज़ीर आज़म जिस तरह वहां लोग जाते हैं तो उनके पास आपको नजर आएंगे। मैंने तो उसको एक्टिव रोल नहीं देखा। निगरां वज़ीर आला आज़म खान साहब का मतलब है कि अब मेरे लिए एक शख्सियत के बारे में वो नहीं है, लेकिन अगर एक हुकूमत कायम है और अबूरी हुकूमत मजीद भी ज़ाहिर रहेगी इंतखाबात तक, अगर वो एक्टिव नहीं रहा, और फिर पुलिस का भी एक रोल है, दीगर इदारों का भी एक रोल है कि सब ने मिल करके अगर इसको एहसास नहीं किया, महसूस नहीं किया इस खतरे को, तो फिर तो वैसे भी खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी का एक फोकस है हमलों का, तो फिर सिक्योरिटी खदशात रहेंगे। सब ने मिलकर अगर इसको फोकस नहीं किया तो सिक्योरिटी खदशात रहेंगे। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू करने के लिए। सीनियर सहाफ़ी ताहिर खान साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने वजह फरमाया कि अगर जब तक जो हमारी इस वक्त वीकनेसेस सामने आया हो चुकी हैं, जो मुल्क में इस वक्त इंस्टेबिलिटी, एक अदम इस्तेहकाम का मुल्क शिकार नज़र आ रहा है, ऐसे में बेहतर यह है कि इन चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को, तमाम इदारों को इस वक्त एक पेज पे होने की ज़रूरत है, और इस बात का इदराक करने की बहुत अशद ज़रूरत है कि इस वक्त हमें निमटना है इन चैलेंजेस से। हम मुख्तलिफ महाज पे मुख्तलिफ बहरानों का मुल्क को सामना है, और सबको एक होके एक यूनिफाइड एक यूनिटी के साथ जो है वो आगे बढ़ना है। इसकी एक सोल्यूशन निकालते हुए मुल्क को आगे अगर आप लेकर वाकई सही मानों में चलना चाहते हैं और इसका एक हल जो है वो तजवीज़ करना चाहते हैं। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।